आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी सी सेट के बारे में, यानी कि जो 9 फरवरी 2025 को, ठीक है, 9 फरवरी 2025 को जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था, है ना, उसके सी सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है, 2025 का जो अभी रिसेंटली में हुआ है, ठीक है। चलो देखेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके अदर एग्जाम में भी ये बहुत बेनिफिट होगा। देखो, सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा गया है वो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया गया है। कोई जो है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई आपके पास जो प्रिंसिपल है वो एक सर्टेन रेट के हिसाब से जो है 10 साल में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने साल में यह 3 गुना हो जाएगा, ऐसा सवाल में पूछा गया है। तो देखो, आपके पास अगर 100 रुपया था, ठीक है, ये 10 ईयर में कितने साल में, 10 साल में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना बढ़ेगा, 100 रुपया बढ़ेगा, तभी आपका पैसा जो है 200 होगा। अब सवाल पूछा गया है कि यही 100 रुपया जो है 300 रुपया यानी कि 3 गुना कब होगा, ये सवाल में पूछा गया है। मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए, 200 रुपया ब्याज मिलेगा, तभी तो 200 और 100 मिला के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि ब्याज कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो समय भी तो कितना लगेगा, समय भी कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा, यानी कि कितना साल लग जाएगा, 20 ईयर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखेंगे। देखो, ये रिलेशन का दिया गया है कि अगर सालू जो है राखी से लंबी है, ठीक है, सपोज करो ये जो सालू है वो किससे लंबी है, राखी से, यानी कि ये राखी है, इससे क्या है, लंबी है, ठीक है। लेकिन प्रेरणा से क्या है, छोटी है, तो प्रेरणा क्या होगी, ये सालू से बड़ी होगी। इसके बाद बोला राखी मेघना जितनी लंबी है, तो राखी और मेघना दोनों का जो हाइट है वो क्या है, सेम है। अब पूछा गया है कि लेकिन कोमल से क्या है, ये लंबी है, लेकिन ये जो राखी है वो क्या है, कोमल से लंबी है। आपको सवाल में पूछा है कि मेघना की स्थिति बताओ, मेघना की स्थिति क्या है। तो मेघना की स्थिति क्या है, वो सालू से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब तोड़ के इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस इसमें जाएंगे, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। आप देखो 8 क्या है, 8 एक तरह से आप लोग क्या लिखेंगे, ए और बी का सम करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इस फार्मूले को हम बनाना चाह रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही होता है। तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2√2 ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा, 2 इंटू ए बी, ये कहलाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से में 8 आता है। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप √6 का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर करो, ए और बी की जगह यही रख सकते हैं, ए और बी दोनों को ऐड करने पर देखो यह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, दोनों क्या आता है 8। यही सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन से आपका तुरंत ही बन जाएगा, ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपसे जो पूछा गया है वो है ज्योमेट्री का सवाल, ठीक है। तो ज्योमेट्री के सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर ए बी सी एक सर्कल पर 3 पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बना लिए, ये एक सर्कल हो गया। इस पॉइंट पर कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। सपोज करो कि ये ए है, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं बी, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं सी, और ओ क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ए ओ बी यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला दिया आपको 90 डिग्री, मतलब बी को थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि 90 डिग्री जैसा दिखे। ये क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद बी ओ सी ये वाला जो दिया गया है एंगल, वो दिया गया आपको कितना, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री दिया। इसके बाद आपको निकालना है ए बी सी बराबर होगा, मतलब कि ए बी और सी, यानी कि एंगल बी का पर निकालना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एबीसी को आपस में मिला लो इस तरह से, और आपको जो एंगल निकालना है वो इस वाले एंगल को निकालना है, दिख रहा है, ये बी जो डार्क कर रहा हूं ये वाला है, इसके एंगल की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान समझेंगे कि क्या होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कलर है, ठीक है, ये वाला और यहाँ वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल का जो तीनों साइड क्या होते हैं 180 डिग्री होता है। एक दे दिया गया 90 डिग्री, तो दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है,
रेडियस है, और रेडियस के आमने सामने के साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस क्या होगा, बराबर होंगे, सामने सामने एंगल क्या हो गया, बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। अब इधर वाला तो एंगल मिल गया, अब ये वाला एंगल देखो, इधर वाले का एंगल 120 डिग्री दिया गया। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्रायंगल के तीनों कोनों का क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहां पर भी अगर देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ यहां पर भी देखोगे तो ये वाला एक रेडियस है, और ये भी क्या है, एक रेडियस है। पीला वाला नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दूसरा कलर देखते हैं, हाँ ये वाला कलर देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो है और ये वाला, ये भी क्या है, एक रेडियस है, जिसके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर रेडियस बराबर, उसके साइड बराबर, तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब एक दे दिया 120, तो बचा कितना आपके पास, आपके पास बचा है अब 60 डिग्री। कितना बचा है, 60 डिग्री। तो 60 दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा कितने का, 30 डिग्री का। आपको पूछा है ए ओ बी, बीच वाले को ही पूछा जाता है, सॉरी ए बी सी को पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 75 डिग्री। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, फिफ्थ नंबर का सवाल। फिफ्थ नंबर में आपसे पूछा गया छोटा से छोटा संख्या जिसको 594 में ऐड करने पर जो योगफल आएगा वो कितना होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है कि पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। आप सोचो कि ये 594 है, इसके आसपास कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक होता है 576, ये होता है 24 का, और एक होता है 625। लेकिन हमको जोड़ने बोल रहा है, 76 करेंगे तो वो तो कम करना पड़ जाएगा, हमको जोड़ना बोल रहा है, तो हमको बनाना है इसको कितना है, 625, क्योंकि ये होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से यहां तक बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा हमको ऐड करना पड़ेगा 31, ठीक है। 31 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 625, जो कि 25 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखना, इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहां से है, हाँ अगला सवाल आपका दिया गया है सिलोगिज्म का सवाल है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना पड़ता है इसमें, ध्यान से देखो। सबसे पहला कथन दिया गया है सभी पेन चौक है, तो हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे कि सभी पेन क्या है, क्या है, चौक है, ठीक है। ये क्या है, चौक, ठीक है, ये चौक है। अब उसके बाद सभी कुर्सियां भी चौक है, ठीक है, ऑल चेयर आर चौक, तो चेयर भी अंदर आ जाएगा, ठीक है, चेयर भी अंदर आ जाएगा, क्योंकि सभी चेयर क्या है, चौक ही है, ठीक। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या रहता है। कंक्लूजन ये बोला जा रहा है कि कुछ पेन कुर्सियां हैं, क्या ऐसा है, कुछ पेन कुर्सियां हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोरिलेशन दिख नहीं रहा है। ध्यान से अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन दिख रहा है क्या, इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ पेन है, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। कुछ चाक पेन है क्या, सम चॉक्स आर पेन, ऐसा कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इतना बड़ा चाक है, देखो इतना बड़ा ये चाक है, इसमें से कुछ पार्ट क्या है, पेन तो है ही, कुछ पार्ट क्या है, पेन तो है ही। ये सवाल सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड बस सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपको पूछा गया, टेबल दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको सवाल पूछा गया। सवाल यह है कि 4 स्कूलों के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट हैं, जो कि मैथ्स की एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, जिनके आंकड़े अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट स्कूल है, ये फर्स्ट स्कूल है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, और एवरेज स्कोर लेके आते हैं वो लोग 75, ठीक है। सेकंड है स्कूल जिसमें आता है 48 स्टूडेंट हैं, और स्कोर लेके आते हैं 80। इसके बाद दिया गया थर्ड में, ये बोलता है एक्स स्टूडेंट है और एवरेज स्कोर कितना लेते हैं, 55 लेके आते हैं। फोर्थ में है 40 और एवरेज स्कोर लेके आते हैं 50, ठीक है। आपको निकालना है चारों स्कूलों को अगर मिला दिया जाए तो उसका स्कोर दिया गया, एवरेज स्कोर दिया गया 66। आपको निकालना है थर्ड वाला दिया गया एक्स, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल स्कोर कितना लेके आते हैं हम लोग निकालते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्कोर निकल जाएगा यहाँ का, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 4500, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 68 64 8 32, ये आ जाएगा 38,400, ठीक है, 3820। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 55x हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 2000, कितना हो जाएगा 2000। सभी को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, सभी को अगर ऐड कर दिया जाए ये आता है 10,340, और प्लस कितना आ जाएगा 55x,
ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं। ये क्या है, चारों स्कूलों को मिलाकर, सभी को मिलाकर ये टोटल मार्क्स है। ठीक है, और आपको एक और चीज दिया गया है, सभी को मिलाकर जो आपका एवरेज है वो भी दिया गया है। तो आपको पता है कि एवरेज टोटल कितना होता है, ये होता है टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। एवरेज हमको पता है क्या है, 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना लेके आए 10,340, सही है, और प्लस हो जाएगा कितना 55x, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर को ऐड कर लेंगे 60, 48 और ये 40, 60 और 40 हो जाएगा 100, 148। ठीक है, ये हो जाएगा 148 प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां से देखो 66 इंटू 148, ये आ जाता है आपका 9768। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 66x हो जाएगा। तो इधर तो पहले से है 10,340 प्लस 55x। ठीक है, ये 55x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 11x। 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये लगभग 572। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 पंचे 55 और 11 दूने 22, यानी कि 52 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई, हाँ अच्छा डी ऑप्शन दिया होगा, हाँ ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फिर से एक थ्योरेटिकल सवाल है, संचार प्रक्रिया के दौरान ये पूछा गया था। ठीक है, इस टॉपिक से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो आपको सेटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है कि कैसे कैसे बैठते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए पी आर एक्स एस और जेड एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, एस और जेड क्या है, सेंटर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हुए हैं एक रो में। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए हैं। आपको पूछा गया है कि एस और जेड क्या बचे हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं। तो या तो एस ये हो सकता है, जेड ये हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जेड यहाँ पर बैठेगा, एस यहाँ पर बैठेगा। देखते हैं कौन सा सही होता है। इसके बाद बोला गया ए और पी छोर पर है। ठीक है, मतलब कि किनारे पर बैठे हुए हैं। या तो ए यहाँ पर बैठेगा, पी यहाँ पे बैठेगा, या फिर पी यहाँ पे बैठेगा और ए यहाँ पे बैठेगा। देखते हैं कौन सा सही होता है। ठीक है, आर जो है ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, आर जो है ए के लेफ्ट में। अगर ए को मैंने यहाँ पर बैठाया तो इसका लेफ्ट तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला गलत है। ए यहीं बैठेगा और इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, आर। ठीक है, और इसके यहाँ पर कौन बच गया जी, एक्स, एक्स बैठेगा यहाँ। अब सवाल जो पूछा गया बता देंगे। पी के राइट ओर कौन बैठा है, पी के राइट में कौन बैठा है, एक्स। क्या, पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। तो एक्स इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, सरल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो है बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। तो इसमें देखो, एक आदमी क्या करता है, नाव की धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना जाता है, 20 किलोमीटर। यहां से हमको एक्स की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने आपको बोट स्ट्रीम पढ़ाया, वहां पर एक्स वाई यू और वी। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगा, अनुकूल जाता है। तो एक्स होता क्या है, यू प्लस वी होता है। एक्स क्या होता है, यू प्लस वी। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं कितना, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, तभी तो निकलेगा हमारा स्पीड, क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर जाता है डाउन स्ट्रीम। और वाई क्या होता है, यू माइनस वी, यानी कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है धारा को चीरते हुए। यू क्या बताता है, स्थिर जल में नाव की चाल बताता है यू। ठीक है, और वी बताता है उस पानी की गति क्या है, वो आपको बताता है। ये 4 किलोमीटर जाता है और डिवाइड बाय क्या होता है, 2 घंटे में जाता है। ये क्या निकल जाएगा हमारा, इसका स्पीड निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि यू की वैल्यू चाहिए। यू की वैल्यू कैसे मिलेगा, यू की वैल्यू ऐसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के आधा करने की। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूं तो वी और वी कट जाएगा और 2v हो जाएगा, 2 आगे ऐड हो जाएगा। तो यू की वैल्यू जो डायरेक्ट फार्मूला बनता है मैंने लिख पाया भी है, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2 है और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आया? ठीक, आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। पूरा आज डिस्कस करेंगे सारे सवालों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का सवाल देखो। 12 नंबर के सवाल में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ो। 12 नंबर का सवाल में आपको जो बोला गया है, दोनों आरोही क्रमित संख्याओं को, मतलब कि बढ़ते हुए जो संख्याएं हैं उसका पद का मान समान होगा। कौन से पद का मान जो है समान होगा, इक्वल होगा, ये सवाल में पूछा गया है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि tn
ठीक है, टी एन की वैल्यू होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी में जब होता है तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यही चीजें हम दोनों के लिए यूज करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर, क्योंकि कौन सा पद समान होगा ये हमको निकालना है, पद एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम दो पद को लेकर चलते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो टी एन वन को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ए मतलब होता है फर्स्ट, क्या है 63, ठीक है 63। एन की वैल्यू हमको निकालना है और डी की वैल्यू होता है जो डिफरेंस है, जैसे 65 और 63 इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, 2 का, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, समझ में है, 2 का डिफरेंस। यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है हमको 63, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हमको जो मिल जाता है 63 हम इसमें माइनस करने, हो जाएगा 61 इंटू 2n, ठीक है। अब दूसरा वाला tn2, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो tn2 ये जो हम लोग निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। इसके लिए देखो ये है a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो d की वैल्यू आपके पास हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना, डिफरेंस समान होगा, डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर भी देखो 7 ही है, तो 7 7 डिफरेंस आता जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 7, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 7n माइनस का 4, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, लिखा है दोनों आपस में क्या है बराबर है, समझ में आया। जब दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर कर सकते हैं। तो दोनों को जब बराबर करेंगे, ठीक है, तो 7n के साइड में 2n भी आ जाएगा, यानी कि 7n माइनस हो जाएगा 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 65, समझ में आया। ये हो जाएगा 5n इक्वल टू है 63, ठीक है, सॉरी 65। अब उसके बाद n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 इसको काट देंगे तो ये जाएगा 13 पंचे 65। n की वैल्यू कितना आ गया, 13वां पद ऐसा रहेगा जो कि क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 13वां पद क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, आया समझ में, ठीक। अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 13 नंबर का जो सवाल है उसको देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक सेमिनार कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागी लोग, कैंडिडेट लोग भाग लेते हैं और उसकी संख्या दिया गया है 45, 75 और है 135। उनमें समायोजित करने वाले आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी, आपको पूछा है कितना कमरा लगेगा, ठीक है। जबकि बोला जा रहा है कि प्रत्येक कमरे में कितने प्रतिभागी होंगे, संख्या और भाषा दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, संख्या और भाषा क्या हो चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। तो आवश्यक कम से कम कितना होगा उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं HCF। इसका क्या निकालना पड़ता है, HCF निकालना होता है। ये होता है 45, 75 और 135 का HCF। हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, ये होता है 9 पंचे 45, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 75, 75 को लिख सकते हैं 25 के 75, यानी कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 पंचे, तो 27 पंचे होता है 3 का क्यूब इंटू 5। यहाँ HCF जो होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन क्या क्या चीजें हैं, एक तो 3 कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 15। और टोटल प्रतिभागी कितने हमारे पास, इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे टोटल, तो सभी को टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15, 5 कैरी 1 हो जाएगा 7 7 4 11 11 और 3 15, तो हो जाएगा 15 5 कैरी 1, यानी कि 255, ये हो जाएगा 255। तो 255 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 15, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 255 डिवाइड बाय 15, 255 ना, 25 लिख दिया तभी तो बोल रहा हूँ, 255, ठीक है 255। तो 15 से इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 17, तो 17 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, ठीक है, 17 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम को ना खींचा, इसलिए हम लोग सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल अपने पास है 70 के आसपास, ठीक है। इसमें आए थे 69 सवाल आए थे, ठीक है, 69 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो अगला सवाल, एक शंकु दिया गया है, एक कोण दिया गया है जिसका हाइट आपको दिया गया है, h की वैल्यू आपको दे दी गई इतना, ठीक है 8.4 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस की वैल्यू दे दी गई 2.5। इसको पिघलाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, और ये क्या बना रहा है, गोला बना रहा है। गोले का रेडियस क्या होगा आपको सवाल में पूछा गया। तो भाई जितना आपका शंकु का वॉल्यूम होगा, यानी कि कोण का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो स्क्वायर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। दोनों वॉल्यूम का बराबर करेंगे आपका आंसर है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता रहना चाहिए 1/3, कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो रहता है कितना है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये होता है। तो 3 से 3 तो वैसे ही कैंसिल, पाई से पाई वैसे ही कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर देखो आर की वैल्यू कितना दिया गया है अपने को, आर की रेडियस की वैल्यू 2.1, ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितना दिया 8.4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू आर का क्यूब, ठीक है। 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है, 4 दूने 8 और 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ 2.1 है, यहाँ 2.1 का क्यूब हो जाएगा, तो आर की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा 2.1। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर का सवाल में दिया गया है आपको 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ, प्रत्येक में से एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, अलग अलग मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है भाई। आपको बोला गया सी जो है ए और ई से अधिक है, सी जो है केवल और किससे है, ए और ई से बस ज्यादा है, ठीक है। ये सी का जो मार्क्स है वो केवल और किससे ज्यादा है, ए और ई से ज्यादा है। अभी ए और ई कहाँ पे आएगा हमको नहीं पता, अभी दोनों बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है डी का जो मार्क्स है केवल बी से ही कम है, डी का जो मार्क्स है केवल और केवल किससे कम है, बी से बस कम है, बाकी सबसे ज्यादा ही होगा, ठीक है, बाकी सबसे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो डी का जो मार्क्स है, डी ने बी से कम अंक हासिल किए, तो ये जो डी है वो बी से कम अंक हासिल किया, ठीक है, अभी कनेक्ट नहीं किया है, धीरे धीरे कनेक्ट होगा। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, ई जो है सबसे कम लेके नहीं आया, जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर लेके आया। अब देखो ध्यान से, अब जाहिर सी बात है कि डी जो है केवल और केवल बी से कम है, बाकी सबसे तो बड़ा ही होगा, तो बाकी सबसे क्या होगा, ये बड़ा हो गया, ठीक, केवल और केवल बी से छोटा है मतलब कि बाकी सबसे क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो सी ए ई से बड़ा है। अब सवाल यह है कि ए, अब हमारे पास कितना बचा है, एफ भी बचा हुआ है, ठीक है, एफ भी बचा हुआ है, और आपको पूछा है ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ये भी बोला गया है, ठीक है। अब बाकी बचा एक और एफ भी बचा है, ठीक है, ए भी बचा है, तो कम अंक प्राप्त नहीं किया है मतलब क्या हो जाएगा, सी जो है, ठीक है, सबसे कम क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, और एफ आएगा यहाँ पर, समझ में आया? तो यहाँ पर अगर फाइनल ड्रॉ करें तो बी हो जाएगा ग्रेटर देन बी, फिर आ जाएगा एफ, फिर आ जाएगा ये सी, फिर हो जाएगा ई, क्योंकि ई सबसे कम नहीं लेके आया है, फिर आ जाएगा ए, है समझ में? ए, तो डी होगा, बी क्यों बार वाली, ठीक, ये डी होगा, आया समझ में? फिर इसके बाद देखो ध्यान से, आपको पूछा गया है जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, अधिकतम से तीसरे स्थान पर है यानी कि एफ, इसकी वैल्यू आपको दे दिया है कितना है भाई, इसका कितना मार्क्स लेके आता है 81, ये लेके आता है 81। अब उसके बाद बोला है ई ने 62, ई लेके आता है 62, ठीक है, तो सी ने संभवतः कितने अंक लेके आएंगे, जाहिर सी बात है 81 से लेकर 62 के बीच में लाया होगा, 81 से लेकर 62 के बीच में ही लाया होगा, यानी कि सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनमें से कोई एक, यानी कि ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, 61 भी नहीं आ सकता, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थ्योरेटिकल सवाल है। थ्योरेटिकल सवाल को आप ध्यान में रखेंगे कि 16 नंबर का जो सवाल है, ठीक है, 16 नंबर के सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर, ठीक है, 17 नंबर के सवाल को देखो ध्यान से कि क्या आएगा, ठीक है। 17 नंबर में आपको क्या बोला है कि x माइनस 1 जो है इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर, गुणनखंड का मतलब ये होता है कंप्लीटली डिवाइड करना, ठीक है, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देंगे x माइनस 1 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x प्लस k, ठीक है। देखो सबसे पहले कितने बार में जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का क्यूब, फिर माइनस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से करेंगे ना, पूरा काटना तो हो जाएगा 4, ठीक है, 4x का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखो माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा कितना 7x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 4x नीचे आएगा, फिर किससे जाएगा, ये करेंगे प्लस 7x से, फिर हो जाएगा 7x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना 7x, माइनस हो जाएगा 7x, ठीक है, इसको माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, ये 3x हो गया,
फिर प्लस के, अब कितने बार में जाएगा? 3 बार में, ठीक है। अब कितने बार में? 3 बार में। हालांकि इससे मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर से मतलब है, क्योंकि रिमाइंडर निकालने के लिए जब तक रिमाइंडर पे फोकस नहीं करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस का 3। अब ध्यान से देखो, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर कट पिट पूरा जाने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर बचा है +3, यहाँ k की वैल्यू क्या होना चाहिए? -3, तभी दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 0। दोनों मिलके 0, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा -3। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो ज्योमेट्री का सवाल है, ठीक है। ज्योमेट्री का सवाल, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री का सवाल, लेकिन उसमें क्या किया गया है? आपको एरिया पूछ लिया गया है। तो दी गई ये जो आकृति दिया गया है, वे इसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। आपको दिया गया है BAO की वैल्यू 25 डिग्री और ये दिया गया 35 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है कि यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 25, यहाँ 35, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों का सम रहता है, ये डायरेक्ट रहता है, इन दोनों का सम रहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों को हम लोग जब ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 60, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है, कैंची फिगर बोलते हैं इसी को, ठीक, कैंची फिगर। तो यहां से देखो, ये जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर ये जितना डिग्री होगा उसका डबल होगा ये वाला, ठीक है, उसका डबल होगा ये वाला, यानी ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अब हमको जो एरिया निकालना है, किसका निकालना है? ये पूरा एरिया, ये जो दिख रहा है चाप वाला, तो चाप वाले का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये चाप के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 360 इंटू कितना हो जाएगा? पाई, यानी कि 22/7, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू आपको दिया गया रेडियस, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 2 बार 7 लिख लेते हैं, एक साथ तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट गया, 12 36, 3 बार में कट गया, ठीक है। और उसके बाद बचा कितना हमारे पास? ये हो जाएगा 7 एक साथ बचा हुआ है, हाँ एक साथ तो कट गया, एक साथ बचा हुआ है। 7 से इसको, एक साथ तो कट गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 154 डिवाइड बाय 3 बचा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल ये मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए? डिलीटेड होना चाहिए। इसको आप चैलेंज कर सकते हो, डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसके एक से ज्यादा आंसर आएंगे, ठीक है। 3 भी आता है, 5 भी आता है, 12 भी आता है, ठीक है। ये आंसर डिलीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर, इसका क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? डिलीटेड हुआ होगा, क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं इतना ट्रायंगल कभी आएगा नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इतना ट्रायंगल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके डिलीट रहेंगे। अगला सवाल 21, ठीक है। 21 नंबर का सवाल क्या बोला गया है? एक हाँ, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये बोला गया एक छात्र क्या करता है अपने घर से 4 किलोमीटर, इसका एक फॉर्मूला रहता है, आपको जब कभी डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड 1 स्पीड 2 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस इनटू होता है टाइम गैपिंग, इनटू होता है टाइम गैपिंग। इस फॉर्मूले से आप ऐसे फॉर्मूले को उड़ा सकते हो, सॉरी इस सवाल के सवाल को उड़ा सकते हो विद इन अ सेकंड, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तो आप देखो S1 कितना दिया, स्पीड कितना दिया गया? 4, दूसरा स्पीड कितना दिया गया है? 5 मिनट पर आवर की स्पीड से, यानी कि 4 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? जब कभी भी देरी और पहले ये जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये 15 मिनट में है, तो इसको क्या करेंगे? आवर्स में चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो हो जाएगा 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसल, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यानी कि 21 का सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। आया समझ में? ठीक। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपके ये कौन सा सवाल है? हाँ, ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। तो मेल फीमेल पूछा गया, तो हम लिख लेते हैं एक मेल हुआ, यहाँ पर एक फीमेल हुआ, ठीक है। उनके 3 बेटे हैं, मतलब 3 फीमेल हो गए यहाँ पर, ठीक है। उनके 2 बेटियां हैं, मतलब कि कितने बेटियां हो गए? 2 फीमेल मेंबर हो गया। यहाँ पर देखिए तीनों बेटे हो गए, 3 पत्नियां हैं, यानी कि 3 फीमेल और हो गए। आपको पूछा गया एक फैमिली में महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो कितना हो गया? 1 और 3 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। ये हो जाएगा 4
और 2 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अच्छा सॉरी, ये तो 1 है, ठीक है। फीमेल कितने हो जाएंगे, 1 हो गया, ठीक है। और ये तो उनके 3 बेटे, ये तो सॉरी ये तो मेल है, बेटे मतलब कि ये मेल है, ये तो मेल आएगा, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 और 3 3 6, ठीक है, आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर। और कुछ गलती तो नहीं कर रहे। एक परिवार में पति और पत्नी मतलब कि एक फीमेल ये हो गई, ठीक, उनके 3 बेटे, ठीक है, तो बेटे का तो हमको काउंट करना नहीं है। फिर 2 बेटियां, तो 2 फीमेल हो गए, फिर 3 बेटे के 3 3 पत्नियां, तो ये कितने हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, 3 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा 6, इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है, 22 का आंसर 6, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। वेन डायग्राम का सवाल है, ठीक है, ये है आपके 23 नंबर में वेन डायग्राम का सवाल। अधिकतर गिटारवादी, ठीक है, गिटारवाद जो है, ठीक है, गिटारिस्ट जो है वो क्या है, दाढ़ी वाले पुरुष हैं, ठीक है। ए क्या बता रहे हैं, ए सभी पुरुषों को बताया जा रहा है, ठीक है, ए क्या है सभी मेंबर को बता रहा है। बी क्या बता रहा है कि बी दाढ़ी वाले पुरुषों को बता रहा है, बी बता रहा है दाढ़ी वाले पुरुष, मतलब कि पूरा का पूरा पुरुष के बारे में बता रहा है, मतलब कि मेल के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। उसमें से क्या है, कुछ क्या है दाढ़ी वाले, तो मेल ही है वो भी, ये भी किसके अंदर आएंगे, ये बी इसके अंदर आएंगे। अब बोल रहा है कि सी किसको बताते हैं, सी जो है ऐसे मेल जो गिटार वादकों के समुच्चय को निरूपित करता है, ठीक है, ऐसा मेल भी है, मेल भी है और गिटार वाद भी है, और ठीक है ऐसा सबका प्रस्तुत करता है। तो कितना हो जाएगा ये, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है सी कौन है, सभी पुरुष है, गिटार वाले समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और उसमें कुछ दाढ़ी वाले भी है, तो क्या हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन, ठीक है, 23 का ए ऑप्शन, ठीक है, वेन डायग्राम से था। अगला सवाल अगर देखते हैं 24 नंबर का सवाल, ठीक है, 24 नंबर के सवाल में आपको पूछा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि है अगला रिलेशन क्या होगा, तो आप ध्यान से अगर इस सवाल को देखेंगे, ठीक है, तो आप देखो P से आपका T गया, ठीक है, P से T गया, तो P होता है 16, ये होता है 20, तो +4 हुआ, ठीक है, +4 हुआ। R से गया W, ठीक है, R से गया W, तो R से जब W जाएंगे तो कितना हो जाएगा, R होता है 18 और W होता है 23, तो हो जाएगा +5, ठीक है। और उसके बाद S से कितना गया, S से गया Y, S होता है 19 और ये होता है +6, यहाँ पर क्या है +6, तो +4 +5 और +6 ऐसा जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगला भी जा रहा है, T से अगर देखेंगे X को, ठीक है, तो +4 ही हुआ है, ठीक है, तो ऐसा समझ में आ गया कि +4 +5 और +6 ऐसा ये सीक्वेंस चल रहा है। तो आगे भी हम वैसे ही बढ़ा देते हैं, B से अगला क्या करेंगे +4, तो B होता है 2, तो हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 होता है F का, ठीक है, F वाला आंसर होगा, यानी कि B वाला आंसर और C वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद G से कितना चला जाएगा आपके पास +5, यानी कि 7 5 12, 12 होता है L का, L आएगा, दोनों ऑप्शन ही, ठीक है, दोनों ऑप्शन ही खेल रहे हैं, मतलब लास्ट वाला निकालना पड़ेगा +6 करके, तो +6 क्या हो जाएगा K होता है 11, 11 + 6 कितना हो जाएगा 17, 17 मतलब Q, P नहीं होगा Q होगा, तो ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये तो थ्योरेटिकल सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल को डायरेक्टली याद रखना, 25 नंबर का आंसर का रहेगा, कौन सा नहीं है बोला है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का डी, ठीक है, 25 का डी, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर भी ये है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है, हाँ, अगला सवाल आपको कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि सीजीपीएससी में इस बार सी सेट को बहुत ही सरल दिया गया था। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो कावेरी, कावेरी को दिया गया कितना वॉक, और IRE करके ऐसा लिख दिया गया, तो आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट के 3 लेटर को और लास्ट के 3 लेटर को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है, इसको लिख दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा गया, और इसको पीछे से लिखा गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या करो, इसको लिख दो जैसे S, ठीक है, S हो गया, Y हो गया, M हो गया, ऐसा आएगा SYM, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक। अब उसके बाद इसको ऐसा लिख दो ERO, ऐसा सवाल का आंसर होगा ERO, तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपके लिए कि 3 किसान हैं, ठीक है, 3 क्या है फार्मर है, ये फार्मर लोग क्या करते हैं 490 केजी, ठीक है, 490 केजी
588 केजी और 882 केजी कितना चावल है एक बोरे में, एक बैग में, जिसकी क्षमता कितना होती है, अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम का मतलब जब कहीं भी आएगा मतलब आपको क्या निकालना है, HCF। ठीक, कितना निकालना है, HCF। तो हम सभी का HCF निकालेंगे, किसका किसका, 490 का, ठीक है, 588 का, ठीक है, और 882 का, इन सब का HCF निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसको तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, जब इसको तोड़ोगे, सबसे पहले 5 से अगर तोड़ोगे, ठीक है, तो इसको जब तोड़ोगे तो आप ध्यान रखना 5 आएगा, 2 आएगा और 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप तोड़ के देख लेना, ऐसे ही तोड़ते हैं। ठीक है, देन उसके बाद का आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 7 का स्क्वायर इंटू 3, ये वाला आएगा। इसको जब आप लोग तोड़ोगे तो ये आएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तोड़ के देख लेना। आप देखो जो सब में कॉमन है, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2 इंटू 7 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 का डबल होता है 98, तो 98 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF बस निकाला था और कुछ भी नहीं करना था, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, सीधा सीधा HCF बस इसमें निकालना था। ठीक, समझ में आया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया गया है 29 नंबर सवाल, बहुत ही सरल सवाल, अभी अभी इस क्लास में भी करवाए हैं उसको। ठीक है, अब इस सवाल को करवाता हूँ। किसी संख्या को 32 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है 29 आता है। ठीक है, 8 से इसी संख्या को डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, 32 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 29। इसमें करना होता है जो पहले वाले का रिमाइंडर आता है बाद वाले को उसी से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करने में बोला है, ये कितना हो जाएगा, 8 या 24, 8 या 24, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 5। हमेशा ध्यान रखने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले वाले का जो रिमाइंडर आया है उसको बाद वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, 29 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ठीक है, PQRSTU, ये जो 6 लोग हैं एक नाव में एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से 3 Q और R और T महिलाएं हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, टेबल बनाना होता है P Q R S T और U। ठीक है, ये टेबल बना लिया अपन। टेबल बनाने के बाद क्या क्या बोला जा रहा है, टेबल बनाने के बाद बोला है क्या है, फीमेल है, तो कुछ क्या है, फीमेल है, और जो बच जाते हो क्या है, मेल है। तो कौन कौन मेल और कौन कौन फीमेल है ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मेल और फीमेल का हो गया। और कुछ कॉलम बोला है क्या, और बोल रहा है शाकाहारी है। ठीक है, शाकाहारी वाला एक कॉलम बना लीजिए, वेजिटेरियन है, और क्या है, मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी का भी एक, नॉन वेजिटेरियन का बना लेते हैं मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी का बना लिए। ठीक है, और कुछ बोल रहा है क्या, तैराकी है, मतलब स्विमर है। ठीक है, तो तैराकी का एक अलग से कॉलम बना लिए। ठीक है, और कुछ बोल रहा है क्या, नहीं, अब कुछ नहीं बोल रहा है, अब बस टिक लगाते जाना है। बोला जा रहा है Q R और T, यानी कि Q R और ये T, ये सब क्या है, महिलाएं हैं, ये फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल है, और Q R और ये T। ठीक है, हम टिक लगाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखो शेष जो है पुरुष है, बाकी सब क्या है, पुरुष है, तो P जो है पुरुष आएगा। ठीक है, और उसके बाद S आएगा, पुरुष में आएगा, और ये U भी आएगा, वो मेल में आएगा। ठीक है, इसके बाद है P Q और R और T, ये क्या है, सभी शाकाहारी हैं, P Q R T। तो P वाला, ठीक है, Q वाला, R वाला और ये T वाला। ठीक है, ये क्या है, शाकाहारी है, और अन्य मांसाहारी है। बच गया कौन, P Q R T के अलावा S। एस क्या आएगा, नॉन वेजिटेरियन में आएगा, और यू भी क्या आएगा, नॉन वेजिटेरियन में आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब जो तैराक है वो कौन है, क्यू टी और यू, ये क्यू है, तो क्यू वाला आएगा तैराक में। ठीक है, और टी वाला आएगा आपका कौन से, तैराक में, ये भी आएगा स्विमर में, और उसके बाद यू भी आएगा स्विमर में। ठीक है, बन गया। अब उसका जो सवाल पूछा वो देखो, मांसाहारी पुरुष देखना है, मांसाहारी पुरुष, मांसाहारी पुरुष कौन है, ये और ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो तैराक नहीं है बोला, ये तो तैराक है, मतलब यू वाला नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, एस। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, सिर्फ टेबल बनाना है और कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपसे जो पूछा गया है 31 नंबर सवाल। ठीक है, 31 में देखो क्या बोला गया है, सरल है। ए बी सी डी ई, माध्य का मतलब होता है बीच वाला नंबर। ठीक है, माध्य मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो बीच वाला नंबर आपको दिया गया है कितना, तो आप क्या निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, प्लस ई, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5, इक्वल टू कितना देगा, 28। यहाँ से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 अट्ठे 40, 5 दूने 10 4 14, 140। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाएगा,
a प्लस सी प्लस ई इसके लिए आ जाएगा डिवाइड बाय 3, 24 के कितना हो जाएगा 72, ये आ गया। आपको निकालना है b प्लस डी का माध्य, यानी कि ये आपको निकालना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। आप देखो इसमें अगर इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a c और e खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास b और d, ठीक है। तो b और d का प्लस मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे b और d का प्लस मिल जाएगा। तो 8 में 2 जाएगा 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। और कैरी 1 आ जाएगा, 14 में 8 गया 6, 68 आएगा। अब इसका आधा भी करना है क्योंकि माध्य निकालना है, ये तो सम हुआ, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा 34, 2 दिया 6 और 2 चौका 34। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको जो दिया गया है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, एमटी, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, एमओ का। इसमें आपको दिया गया है प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन है, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस है, और डिवाइड का मतलब है माइनस, ठीक है। इसमें से देखना आप लोग को ये है कि कौन सा समीकरण जो है सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसके में क्या करेंगे हम लोग, चेंज करके देखते जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें कैसा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो, ये सबसे पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 18, और प्लस को क्या बोला जा रहा है, प्लस को मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस को क्या बोला जा रहा है, माइनस को बोला जा रहा है डिवाइड, तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई को क्या बोला जा रहा है, प्लस बोला जा रहा है, ये प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद डिवाइड को क्या बोला जा रहा है, आपको माइनस बोला जा रहा है तो माइनस कर दें। और ये ध्यान में रखना है कि बोर्ड मास के थ्योरम को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा सॉल्व, इसमें सबसे पहले होगा डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। ये दोनों डिवाइड होगा, ये कितना से कट जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 दूने 4, ठीक है। ये हो जाएगा 18। हम डिवाइड को ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, डिवाइड को साथ, तो 2 या 18, ये फिर से कट जाएगा, 2 या 18, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 या 27। तो टोटल इसको सॉल्व करके कितना जाता है 27, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया प्लस, प्लस कर दिया गया है 2 और माइनस कर दिया गया है 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या करेगा, -1, तो 26 27 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो 26 तो करेक्ट आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है, समझ में आया। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर सवाल, ठीक है। 33 नंबर का सवाल अगेन मैं बोलूंगा क्या है, ये थ्योरेटिकल सवाल है। थ्योरेटिकल सवाल को आप लोग ध्यान रखना। 33 नंबर को, 33 नंबर का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। 33 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। संख्या आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है, √2 और √3 और फोर्थ रूट दिया गया है 4 को। आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है। देखो ऑप्शन से भी आप चीजों को खेल सकते हो, क्या कि आप इसको लिखा गया है तो आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर √4 ऐसे लिख सकते हैं। ये रूट किसका होता है, 2 का होता है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, √2 ही बन जाएगा। तो भाई ये √2 है ये √2 है, दोनों तो बराबर हो गए। तो अगर बड़ा होना होगा तो किसको होगा, या तो ये होगा, ठीक, ये तो ये होगा, या तो ये दोनों होगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, सभी बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि √3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाने का तरीका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा अगला सवाल, अगला सवाल, ठीक है। ये सवाल में आपसे पूछा गया एक सर्कल है जिसका एरिया आपको दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पाई की वैल्यू तो दे दिया गया, इसका पेरीमीटर क्या होगा आपको पूछा गया। पेरीमीटर यानी कि कुछ और नहीं होता, सर्कमफेरेंस को ही बोलता है, ठीक है। इसको लैंग्वेज, ये क्या है आपका सर्कल है, ठीक है। ये क्या है आपका सर्कल, इस सर्कल में क्या होता है 2πr इसका सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। 2πr क्या होता है इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है। इस सर्कमफेरेंस अगर आपको दे दिया गया है, ठीक है, सॉरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, एरिया आपको दिया गया, एरिया होता है πr स्क्वायर इक्वल टू 154। मैं हमेशा जब इसको सॉल्व करवाता हूं तो मैं इसको चीजों को याद करवाता हूं, क्यों याद करवाता हूं कि भाई ये तरीका है, ठीक है। जिसका भी रेडियस 7 होगा, ठीक है, उसका एरिया हमेशा 154 आएगा, और उसका सर्कमफेरेंस जो आएगा, सर्कमफेरेंस वो हमेशा 44 आएगा। इन चीजों को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ क्योंकि इसी के बेस पर बाकी और भी कठिन से कठिन सवाल बनाया जा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ रेडियस की वैल्यू रखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगा, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू जैसी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप पुट कर दो यहाँ पर 2πr, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, इसके सवाल के हिसाब से परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में चलते हैं। तो ज्योमेट्री का सवाल है, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको दिया गया है, देखो सबसे पहले जो साइड दिया गया ए बी, ए सी और बी सी, आप क्या करो इसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालने से बहुत फायदा, क्या फायदा होगा, देखो एक दिया गया है 6√3, ठीक है। रेशियो बनाते हैं हम किसका 6, फिर रेशियो बनाते हैं किसका 12, ठीक है। तो 6 6 और 6 दूने 12, तो रेशियो कितना आएगा √3
रेशियो आता है 1 और रेशियो रहता है 2। ये ऐसा है, इसका जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, स्क्वायर जब करोगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे √3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इन दोनों को जब ऐड करो तो क्या आएगा इसका स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ये बताता है कि ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाता है बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है तो किसका हो जाता है ये एक्चुअल में हो जाता है किसका 90 डिग्री वाले का। 90 डिग्री यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया? तो 90 डिग्री आ जाएगा किसका बी की वैल्यू, एक जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बाकी सब तो 45 के होंगे, तो बाकी तो ऐसा पूछा ही नहीं गया, आपको पूछा गया सिर्फ ए बी सी। ठीक है, अब ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, अगर ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। आप देख भी सकते हो ए बी की वैल्यू आपको दिया गया 6√3। ठीक है, ये दिया गया 6 और ये दिया गया 12। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला सवाल 37 नंबर सवाल। ठीक है, 37। तो 37 आपको देखो ध्यान से क्या दिया गया, इसमें भी आपको क्या बनाना है एक टेबल ही बनाना है। टेबल बनाने के बाद ही आपको सवाल का आंसर मिलेगा। ठीक है, टेबल बनाने के बाद। ठीक है, तो टेबल देखो ध्यान से क्या होगा। ठीक है, टेबल देखो, टेबल में क्या बनाना है आपको, सबसे पहले नाम लिख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लो, नाम लिख लो। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है यहाँ पर, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हो गया, फिर उसके बाद कौन हो गया, आर हो गया, आर हो गया, फिर एस हो गया, फिर टी हो गया। ठीक है, इतने लोग हो गए। हाँ, इतने लोग हो गए। फिर उसके बाद कौन कौन क्या क्या खेलते हैं वो भी देखो। एक तो है वॉलीबॉल। ठीक है, एक तो है वॉलीबॉल। ठीक है, एक वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो गया हॉकी, ये हो गया हॉकी। ठीक है, उसके बाद हो गया बेसबॉल, ये हो गया बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल को लिख लेते हैं। बेसबॉल के बाद क्या बोला गया, बेसबॉल, हॉकी, फिर वॉलीबॉल तो हो गया क्रिकेट, ये है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट को बना लिया। क्रिकेट बनाने के बाद और कुछ है, फुटबॉल, एक और फुटबॉल भी है। ठीक, 5 खेल है। ठीक है, इसके बाद और नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब टिक करते जाएंगे। पी और क्यू क्या है, वॉलीबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। पी और क्यू जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, पी और क्यू, बस टिक मारते जाना है। फिर उसके बाद है आर और पी, बेसबॉल और हॉकी। आर और आर और पी, आर और पी बेसबॉल और हॉकी। तो हॉकी तो हो चुका है, तो इसका बेसबॉल भी रहेगा, और आर जो है हॉकी और बेसबॉल। ठीक है, हॉकी और बेसबॉल। फिर उसके बाद एस और क्यू, एस और क्यू बोले वॉलीबॉल और क्रिकेट। एस जो है, एस जो है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कहाँ है भाई एस, हाँ ये है। फिर उसके बाद क्या है, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो एस जो है क्रिकेट भी खेलेगा, लास्ट वाला यहाँ पर हो गया क्रिकेट। ठीक है, और वैसे ही क्यू भी खेलेगा, क्यू जो है क्यू का वॉलीबॉल तो हो चुका है, हम इसको क्रिकेट खिलाते हैं, क्रिकेट खिला दिए। ठीक है, आर एस टी, आर एस टी, ये तीनों जो है क्या बोलते हैं, बेसबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बेसबॉल, ये दोनों है बेसबॉल, ये है बेसबॉल, ये भी बेसबॉल, ये भी बेसबॉल, और क्या खेलेंगे फुटबॉल, तो फुटबॉल भी खेल, सॉरी ये वाला नहीं है फुटबॉल, ये वाला है फुटबॉल भी खेलेंगे, ये भी फुटबॉल खेलेंगे और ये भी फुटबॉल खेलेंगे। ठीक, आ गया। अब इसके बाद कौन सा खिलाड़ी 4 खेलों को अच्छा खेलता है, बोला 4 खेल खेलने वाला कौन है, ये 2, ये 3, ये 4। 4 में सिर्फ यही है, बाकी देख लो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो 4 खेल खेलने वाले कौन है, एस है, एसी है जो कि चारों खेल खेलता है। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 38 नंबर सवाल। ठीक है, 38 नंबर जो सवाल है, ठीक है 38 नंबर सवाल को आप ध्यान देना, इसमें आप ऑप्शन को पुट करो। ठीक है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में। आप इसको सॉल्व करोगे ना कम से कम 1 पेज खा जाएगा ये। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप सिर्फ ऑप्शन को पुट करो। ठीक है, ऑप्शन पुट करने पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्शन पुट करोगे उसके बाद रिमाइंडर देखो सेम है, रिमाइंडर आपको सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको देखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, जस्ट इसी का सवाल है डिवाइड करना। ठीक है, कि आपको कैसे डिवाइड करोगे, z-3 से दोनों को डिवाइड करना है भाई, दोनों को डिवाइड करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन से एक ही वैल्यू पुट करो। ठीक है, वैल्यू को पुट करके हमको आंसर निकालना है, तो इसको दोबारा मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। ठीक, एक ही पेपर में दो सवाल एक ही टाइप के आए हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन डायरेक्टली ऑप्शन पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये -1 करोगे ना वही उस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल हो गया 38। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर जो है 10% का प्रॉफिट होता है। बाय द वे आपके पास 100 रुपया हमें था, वो सामान लेके आए थे, आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो बेचोगे कितने में, 10 रुपए ज्यादा में बेचोगे। ठीक है, 10% का आपको प्रॉफिट कमाना है ना, 110 में बेचोगे। अब बोल रहा है कि उसी सामान को दोगुने मूल्य पर बेचो, यानी कि आप 110 के बजाय
अब 220 में बेचो, 2 गुना में 220 में बेचो, तब आपको बोला गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आप देख लो कितना प्रॉफिट हो रहा है। 100 में खरीदे थे, 220 में बेच रहे हो, 120 का फायदा हो रहा है, और जो भी चेंजेस हो रहा है वो 100 में हो रहा है, मतलब डायरेक्टली यही क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 120%। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट आपको दिया गया है ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन के सवाल में क्या है, पी जो है क्यू की मदर है। ठीक, इसमें दिया गया है पी जो है, ये जो पी है वो किसकी मदर है, क्यू की मदर है। तो क्यू को मदर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आर जो है पी का बेटा है, आर जो है पी का बेटा है, इसका पी का बेटा कौन है, आर है। तो क्यू और आर क्या होंगे, आपस में भाई बहन हो सकते हैं, कौन भाई कौन बहन ये अभी पता नहीं है, कभी ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, अभी एस का नहीं पता ना टी का नहीं पता, तो अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, टी जो है क्यू की बेटी है, टी जो है, ये जो टी है ना वो बेटी है किसकी, क्यू की, समझ में। फिर उसके बाद बोला जाए है कि टी क्यू की बेटी है, उसके बाद जो पिछला वाला जो स्किप किया था उसको ध्यान से देखो, एस जो है टी का भाई है, तो एस जो है भाई है किसका, टी का, समझ में। इसके बाद आपको पूछा गया एस की दादी कौन है, तो भाई एस की दादी होने के लिए इसकी कोई क्या होगा, फादर होगा, उसके फादर के कौन होंगे, मदर होंगे, उसी को क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे पी, पी कौन है इसके, दादी है। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फैमिली ट्री ड्रॉ करो, आराम से सबका आंसर मिलेगा, समझ में। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो है एल्जेब्रिक सवाल। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। आपको ए की वैल्यू ये दिया गया है और बी की वैल्यू क्या है, इसका जस्ट उल्टा। तो बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1/3 + 2√2। ठीक है, इसका आप जब रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर का परिमेयकरण, जब कभी आप हर का परिमेयकरण करोगे जस्ट इसका उल्टा आएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास जो आता है वो 3 - 2√2 आएगा। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यू दोनों मिल गया, आप यहाँ पर पुट करो। ए की वैल्यू क्या मिला आपको, 3 + 2√2। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या मिला, इसका स्क्वायर करना है, प्लस बी की वैल्यू क्या मिला आपको, 3 - 2√2। ठीक है, इसका स्क्वायर। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस या प्लस, यहाँ पर प्लस का केस है तो प्लस वाला देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर, ये हमेशा होता है 2 इंटू, ठीक है, ये क्या होता है 2 इंटू a² + b², ये हमेशा होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ए की जगह में क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि 2 इंटू क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 2 दूने 4 4 दूने 8, ये हो जाएगा 8, समझ में। अब 9 और 8, ये 9 और 8 जुड़ के कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 8 होना कितना 17, और 17 गुना 2 17 दूने 34। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल तरीके से इस सवाल को किया जा सकता था। ठीक है, बस शर्त है कि आपको एल्जेब्रिक फार्मूला ध्यान में हो, समझ में आया। एल्जेब्रिक फार्मूला अगर ध्यान में होगा तो आपको सवाल जो है आसानी से बनेंगे। आया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपको जो दिया गया है वो आपका डीआई का सवाल है, उसको बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक, क्या बोलते हैं, बार डायग्राम डीआई का सवाल। ठीक है, डाटा इंटरप्रेटेशन का सवाल हो जाता है। सवाल को बहुत ध्यान से देखो, दिए गए दंड चित्र में किसी राज्य का 2011 से 2020 तक विभिन्न मदों पर खर्चा दिया गया और प्रत्येक मद के लिए छायांकित दंड प्रथम 5 वर्षों के खर्च को और छाया रहित दंडकन अगले 5 वर्षों के खर्च को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहला वाला जो है, मतलब ये जो क्रॉसिंग वगैरह दे रहा है वो बता रहा है फर्स्ट 5 वर्षों का, फर्स्ट 5 वर्ष, फर्स्ट 5 वर्ष कितने, मतलब कितना है 2011 से लेकर, ठीक है 2011 से लेकर कहां तक 2015 तक का है। ठीक है, और अगला जो दिया गया ये वाला, क्योंकि हमको 10 साल का दिया गया है, ये है 2016 से लेकर 2020 तक का खर्चा बताता है, मतलब खर्चा दोनों बता रहे हैं, बस शर्त है कि जो पहला वाला क्रॉसिंग लाइन जो दिख रहा है, बीच में लाइन लाइन दिख रहा है, वो 2011 से 15 तक का है, और अगला वाला छाया रहित वाला है वो क्या है आपका 2016 से लेकर 2020 का, दोनों ही खर्चा बता रहे हैं PQRST में। ठीक है, PQRST में, समझ में आया। अब देखते हैं सवाल का आंसर, सवाल क्या पूछा है। आपको पूछा गया है Q और T का 2011-15, ठीक है 2011 और 15, मतलब पहला वाला Q और T में तो क्या होगा Q और T का 40, ठीक है, और T का कितना है आपका 25। ठीक है, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + 25। ठीक है, और R का 2016 से 20, R का, तो R कहां पर है, ये 2016 को पूछा का मतलब ये, तो प्लस कितना हो जाएगा 30, तीनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,
और 70 और 25, 70 और 25 हो जाएगा 95, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 95। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है, बहुत सरल सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि Q पर 2016 से 20, Q पर 2016 से 20 और P पर 11 से 15 कि खर्च से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपको सवाल में पूछा गया। Q का 2016 और P का पहला वाला ना, ठीक है, Q और P। तो Q का देखो, Q का दिया गया 2016, Q का 2016 से दिया गया, मतलब Q का कितना हो गया 55 हो गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया। देखो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप 5 ज्यादा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 5 ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब यही जो 5 है कहां से 50 कितना ज्यादा है बोला, तो 50 से कितना ज्यादा है बताओ, 5 जो 50 का कितना परसेंट, वैसे भी बता सकते थे, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये कर जाएगा 10%। तो आंसर कितना आएगा 10%, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर था, ठीक है 10%, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सभी मदों पर 2016 से लेकर 2020 में हुआ कुल खर्च, ठीक है, और 2011 से लेकर 15 में हुए कुल खर्च से कितना कम कितना ज्यादा है, मतलब सभी को जोड़ के ऐड करके बताना है, ठीक है। इसको आप आसानी से बता सकते हो। आपको क्या करना है, 2016 से लेकर 20 तक सभी को ऐड करना है, 2015 से लेकर 2015 तक सभी को ऐड करना है, दिख लाएगा कितना कम कितना ज्यादा, बहुत ही सरल है, मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया भाई, सभी को ऐड करना है यहाँ, सभी को ऐड करना है यहाँ, कितने ऐड निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये सवाल भी आपको क्या करना है ऑप्शन से, ये सवाल भी आपको ऑप्शन से करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन से आपको जल्दी समझ में आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3x + y इसकी वैल्यू इतना दिया गया, कौन सा का कोई हल नहीं होगा, आपको पूछा गया। आप देखो k की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो, k की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x, यानी कि x हो जाएगा, प्लस इसके बाद यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ गया। तो जब x की वैल्यू 3 आ गया तो कोई हल नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब कि यहाँ तो हल है, यानी कि सॉल्यूशन है इसका, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा अगर 3 अगर पुट करते हैं, यहाँ 3 दूने 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, प्लस यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2y, बराबर यहाँ 3 पुट करेंगे 3 दूने 6 7। तो भाई 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल आराम से निकल जाएगा, ये भी हमारा सॉल्यूशन दे रहा है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। अब 2 पुट करो, यहाँ पर 2 पुट करते हैं, 2 दूने 4 और 1 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो y, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ना 2 2 4 और 1 5, ये 5 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, एक जगह बोल रहा है 3x + y = 1, एक जगह बोल रहा है 3x + 5 = 5, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक जगह आप उसकी वैल्यू 1 है बोल रहे हैं, दूसरी जगह इसी वैल्यू को बोल रहे हैं 5 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही सवाल का करेक्ट आंसर, ऐसा कोई हल होगा ही नहीं, मतलब k के 2 अगर मान रखोगे तो उसका कोई भी वैल्यू या कोई भी हल नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहां गया जी, हाँ दिख गया। अगला सवाल देखो, सवाल ये पूछा जा रहा है 46 नंबर के क्वेश्चन में कि, हाँ चलो ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर पेड़ है, क्या है पेड़ है, ये ऐसा पेड़ बना लिए हाइटेड में, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, ठीक है, इससे क्या हुआ जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर, ठीक है, यहाँ जमीन है, यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई पर ये मुड़कर क्या होगा गिर गया, ऐसा गिर गया, कहीं पर वो गिर गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मुड़कर क्षैतिज के आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिया गया 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। एक पेड़ क्या हो गया, आंधी तूफान आया तो उसकी वजह से पेड़ जो है टूट गया, टूटने की वजह से वो बीच से टूटा, तो उसकी जो लेंथ दिया गया 5 मीटर से टूटा था ऊपर वाला से, यहाँ पर टूट गया। आपको पूछा गया पेड़ का हाइट कितना होगा, आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 13 कई लोगों ने आंसर टिक करके आया था, लेकिन इस सवाल का आंसर 13 नहीं होगा, क्योंकि आपको पूछा है पेड़ का हाइट कितना होगा, पेड़ तो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेकर आगे भी है, ये टूटा हुआ है, ये अगर 13, ये भी क्या होगा 13, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 13 + 5 18, 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया थ्योरेटिकल सवाल, ठीक है, 47 नंबर का। तो 47 नंबर का आंसर आपको ध्यान में रखना है, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। तो 47 का आंसर मैं बता देता हूँ, 47 का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, गलत फोकस, ठीक है, गलत फोकस इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल,
देखो कैसा है। यहाँ ग्लैमर, ग्लैमर का जो कोड किया गया इस तरह से किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो जी का आई बनाया गया है, जी का आई बनाया गया है। तो जी के आई में जब जाओगे, ठीक है, ये होता है 7 और 7 का होता है ये 9, क्या होता है +2, क्या हुआ है +2, ठीक है। एल, एल का जब आप देखोगे एल से जे गया है, एल से जे ये होता है 12 तो -2 गया, क्या हो गया -2। ए अगर यहाँ पर आए और सी को देखो तो फिर से +2 हुआ है, फिर से +2 हुआ है। और यहाँ देखोगे एम, तो एम से कहाँ गया है एम, एम से एन, एम से जब एन जाओगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये होता है 14, यहाँ पर हुआ है +1, ठीक है +1। और ओ, ओ से जब जाओगे, ओ से जब एम जाओगे, ठीक है, ओ से जब एम ये होता है 15 और 15 होता है ये 13 तो -2, फिर से -2 हुआ है, ठीक है। और यू, यू से डब्ल्यू, यू होता है 21 और 21 से क्या हुआ है डब्ल्यू, यानी 21 से 23 फिर से हुआ है +2, ठीक है। और फिर आर, आर से फिर जाओगे फिर से -2, तो चल क्या रहा है +2 -2 फिर बीच में हुआ +1 फिर हुआ फिर से रिवीजन हो गया -2 +2 -2, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है। आपको निकालना क्या है टॉपिकल का निकालना है, टॉपिकल का सबसे पहले क्या होगा +2, ठीक है। तो टी का +2 करेंगे 20 +2 कितना होगा 22, तो ये हो जाएगा वी, ठीक है। अब सभी में देखो सब में आ रहा है जो कॉमन है उन चीजों को देखते हैं। वी एम आर तक तो सब चीज क्लियर हो रहा है, जे का भी सब चीज क्लियर है, जे का भी सब चीज क्लियर है। अब देख लेते हैं कि एच तो नहीं आ रहा है, ठीक है, एच तो नहीं आ रहा, फोर्थ नंबर 1 2 3 और 4 आई, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर फोर्थ नंबर पर सिर्फ क्या करना है +1, आई का +1 करेंगे तो क्या आएगा जे ही आएगा, फिर ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखते हैं जे तो आ रहा था, अब ए आएगा कि ई आएगा, ये देख लेते हैं ए आएगा कि ई आएगा, तो ये वाला जे वाला तो आ गया, ठीक है, जे वाला तो आ गया, ठीक है, फोर्थ नंबर का आ गया। अब फोर्थ नंबर करेगा फिफ्थ नंबर, तो 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर सी से, फिर सी से क्या आएगा हमारा -2 ई +2 -2, तो सी से हम करेंगे -2, ठीक है। तो -2 करेंगे तो ए आएगा, तो ई ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, अब इन दोनों में से एक निकालने के लिए ए से देखो, ठीक है, ए से जाएगा +2, ठीक है, क्योंकि अभी क्या दिए थे -2 सी से, ठीक है, सी से हमने क्या किया था, सी से हमने किया था +2 तो आएगा -2, ए से करेंगे -2, तो ए से आएगा हमारा क्या +2 यानी कि बी, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 48 का, तो 48 का हमारा आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। क्योंकि ए से आप +2 करोगे, +2 करोगे तो सी आएगा ना, तो सी आंसर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके आप बना सकते, सबको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ध्यान से देखो यहाँ एक संख्या दिया गया 36, ठीक है, एक संख्या क्या दिया गया 36। अब 36 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 86 से कम है, मतलब बीच वाला नंबर निकालना है कितना कम है, ठीक है। एक संख्या x है, ठीक है, वो 36 से उतना ही अधिक है, 36 से उतना ही अधिक है जितना कि, ठीक है, 86 से क्या है वो कम है, ठीक। एक संख्या जो है 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम है, समझ में आया? आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 2x, 2x को कितना आ जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 8 में से ये हो जाएगा 50, ठीक है, हाँ ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, हाँ ठीक है। कितना कम है 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम है, मतलब बीच वाला नंबर आपको देखना है। हालांकि बीच वाला नंबर मतलब इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक, इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे आएगा। आप डायरेक्टली इन दोनों को माइनस करके भी देख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इन दोनों को आप माइनस करो तो कितना आ जाएगा 50, 50 का डिफरेंस आना चाहिए, मतलब कितना आ जाएगा 86 के आसपास, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कितना आ जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझो, ठीक है, फिर से ध्यान से समझो। क्या हो गया जी, अटक गया, हाँ लिखा रहा है 36 से उतना ही कम है कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या आपने मान लिया क्या कि कोई संख्या आपने x मान लिया, ठीक है, ये जो संख्या है वो 36 से कम है, 36 से कम है, ठीक है, कोई संख्या x जो है वो 36 से क्या है 36 से a कम है मान के चलो, ठीक है। वही संख्या, ठीक है, 86 से थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बनाते हैं। कोई संख्या मैंने मान लिया क्या है x है, कोई संख्या मैंने मान लिया क्या है x है, 36 से उतना अधिक है, कोई संख्या x है 36 से उतना अधिक है जितना कि 86 से वो कम है, समझ में आया? अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं,
इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को जब दोनों को सॉरी ऐड कर देंगे तभी तो a और ये कट जाएगा। ठीक है, a और ये कट जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2x का आ जाएगा 6 6 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, और 8 8 और 1 9 और 9 3 12। ठीक है, यहाँ 2 से काट दो, 2 से 12 2 एकम 2, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया 61। 61 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनाना है। ठीक है, 61 यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। है समझ में, 49 का। ठीक, 61 नंबर। आगे देखो 50 नंबर का सवाल। ठीक है, 50 नंबर का सवाल, 50 नंबर के सवाल को आप आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर का सवाल का आंसर आप ध्यान रखो कितना आएगा। इन सबको आप देखो, बीच वाले को अगर छोड़ दिया जाए, बीच वाले को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो आप इसको और आसानी से ऐड कर सकते हो, इसको आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये होता है 1 2 3, हालांकि इसी में एक और सवाल आया है 2 3। ठीक है, आपको करना होता है इन दोनों को ऐड करना होता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 14। तो 14 तो बन रहा था, लेकिन यहाँ देखो एक और बन रहा है, 2 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ भी 2 बन रहा है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और बनेगा मतलब 18। 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, समझ में आया। सेम सवाल अभी इसी में दिया गया है, मतलब ऊपर का नंबर दे दिएगा। अगला सवाल और नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको पूछा गया है, देखो ये भी सेम ही सवाल है, इसमें क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है, मतलब देखो एक ही टाइप के सवाल बार बार उन्हीं में पूछा गया है जीपीएससी में, तो आप आसान से सी सेट क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ा नहीं था इस बार में, क्योंकि बहुत ही सरल आया था सी सेट का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सरल। ठीक है, तो उसको ऐसे टेबल तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, बना के देखना आप। ठीक है, ये हो जाएगा 51। 51 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेम सेम सवालों को आप बना सकते हो। 52 52 नंबर का सवाल देखो। सोहन जो है 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। ठीक है भाई, चला देते हैं। ये सोहन है, ये क्या किया, 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। इसके बाद वह राइट मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ा और चला गया ये 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चला गया। फिर से वो राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर से वो राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ये फिर से क्या राइट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ता है और इधर चला गया, 20 मीटर चला गया। ठीक है, ठीक है। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से वो कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ होगा। सबसे पहले तो साउथ होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 15। अगर भाई ये 15 है तो ये भी तो 15 ही होगा। फिर यहाँ देखो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत ही सरल सवाल, डायरेक्शन का सवाल था, रीजनिंग में डायरेक्शन का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया। ये तो और भी बहुत सवाल। ए जो है बी का कितना है, 25% अधिक है। आपको निकालना है बी जो है ए का कितना परसेंट। मैं हमेशा इसको टेबल से ही आपको ध्यान में करवा देता हूँ, क्लास में हमेशा डायरेक्टली याद करवाता हूँ। ठीक है, अगर कोई चीजें 25% ज्यादा बोल रहा है तो हमेशा वो 20% से कम होगा। ठीक है, हमेशा वो क्या होगा, 20% से कम होगा। ठीक है, सोल्यूशन भी आप देख सकते हो, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए मैं अभी बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हमेशा टेबल से याद करवाता हूँ। ए बी से कितना 25% ज्यादा है, तो आपको निकालना है बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, चलो ठीक करवा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 25% का आप निकालो फ्रैक्शन वैल्यू, तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, ज्यादा है, यानी कि एक ज्यादा है तो कितना होगा, एक ही कम होगा। भाई कोई चीज किसी से एक ज्यादा है तो कोई किसी से कितना होगा, एक कम होगा। तो कम वाले केस में एक कम होगा, लेकिन कहाँ से कम होगा, 4 और एक 5, 5 से कम होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये कितना आ गया 20%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसी वर्ग के साइड जो है, साइड का लेंथ जो है 50% से सॉरी 25% से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 25% से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज देखना पड़ेगा। आप फिर से वही काम करो, 25% का करो, फ्रैक्शन में चेंज करो तो 1/4 आएगा। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, यानी कि पहले उसका जो साइड था, पहले इसका जो साइड था वो 4 था, बढ़ के कितना हो गया 5। समझ में। इसका एरिया, एरिया कितना हो जाता है, ए का स्क्वायर। ये भाई स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर होता है, एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कितना बढ़ा आप देखो, आप बढ़ोगे 9 बढ़ा है। 9 जो है किससे बढ़ा है, 16 से। 9 जो है 16 का कितना परसेंट होगा, यही सवाल है, पूछा गया है। ठीक है, 9 जो है 16 का कितना परसेंट होगा, तो 16 85, ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर दो, ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा 56.25%। है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं 55 नंबर सवाल। तो 55 नंबर सवाल दिया गया है, 5 व्यक्ति है ए बी सी डी और ई, एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है भाई, समाचार पत्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक,
अब बोला जा रहा है जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है, जो सबसे पहले पढ़ेगा। देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग, ठीक है। जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है, तो सी दूसरे नंबर पे होगा, इतना तो फिक्स है। पहला वाला किसको देगा, सी को देगा। तो जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया था, जो सबसे बाद में पढ़ता था वो किसने लिया था, ए से लिया था, ए से लिया था सबसे बाद वाला ने, ठीक है। ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं हो सकता, ई जो पढ़ने वाला है वो नहीं फर्स्ट हो सकता है ना ही आखिरी हो सकता है, ई तो बीच वाला होगा, ठीक है। तो बीच वाला होगा, ठीक है, निकाल लें। बी और ए के बीच में 2 पार्ट आ गए, ठीक है। बी और ए के बीच में 2 लोग होना चाहिए, तो इधर तो नहीं आ सकता, बी और ए के बीच में यही आ सकता है, तो बी सबसे फर्स्ट में होगा। और बचा क्या हमारे पास, और क्या बच गया, ए बी सी डी, डी बचा तो आएगा नीचे में। अब जो सवाल पूछा है निकाल दो। बी ने समाचार पत्र किसको दिया, तो बी ने किसको दिया है, सी को दिया, यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है ये है, यानी कि रेशियो का सवाल, 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम लोग देखो ध्यान में रखना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 56 का, 56 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। व्यापन द्वारा आंसर, सॉरी पीएससी द्वारा आंसर लिया गया सी ऑप्शन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं अगले से वीडियो में कराऊंगा। 57 वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। 57 का जो देखोगे, हाँ ये मैं भी बता रहा था, स्क्वायर अभी पूछा गया था, ये कितना हो जाएगा आपको याद हो गया, 14 होगा भाई, 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 14। ये 4 का नंबर था, क्योंकि सेम सवाल 2 बार दे दिया गया, हल्का सा अलग करके 2 बार दे दिया गया। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ए बी सी डी ई एफ चचेरे भाई हैं, कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र में के नहीं है, ठीक, कोई भी चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं है, ठीक है। किंतु सभी का जन्मदिन एक ही माह की एक ही दिनांक को पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा 17 वर्ष का है, ठीक है। सबसे छोटा वाला जो है वो 17 ईयर का है, ठीक है, सबसे छोटा वाला। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। सबसे छोटा वाला क्या है, सबसे छोटा वाला 17 का है, तो ये 17 साल का होगा सबसे छोटा वाला, ठीक है। कौन है नहीं पता अभी। और सबसे बड़ा ई 22 साल का है, सबसे बड़ा ई है जो कि 22 साल का है, ठीक है। एफ का उम्र में, एफ जो है उम्र में बी और डी के बीच कहीं है, एफ जो है बी और डी के बीच कहीं है, ठीक है। तो बीच में कौन आएगा, 1 2 3 यहाँ पर भी आ सकता है बीच, और 1 2 3 यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। ए उम्र में बी से बड़ा है, ए जो है उम्र में बी से बड़ा है, ठीक है। सी उम्र में डी से छोटा है, ए जो है 1 वर्ष सी से बड़ा है, तब क्या होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे बड़ा कौन है, ई है, जिसका उम्र गया है 22 साल, ठीक है। अब देखो एफ जो है, एफ जो है बी और डी के, बी और डी के बीच कहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि एफ और डी के बीच में कौन है, बी और बी के बीच में कौन आएगा, एफ। तो देखो या तो यहाँ हो सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ भी हो सकते हैं। अगर मैं देखूं, ठीक, अगर मैं देखूं ये भी हो सकता है, डी कहीं भी हो सकता है। अगर मैं देखूं एफ अगर यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, और उस हिसाब से डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। अप्रोक्स ऐसा बना के लेके चल रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब ए जो है उम्र में बी से बड़ा है, ए जो है उम्र में बी से बड़ा है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सी उम्र में डी से बड़ा है, डी से तो बड़ा है। ए जो है 1 वर्ष सी से बड़ा है, अच्छा ए जो है, अब देखो ये वाला बोल दिएगा, ए जो है 1 वर्ष सी से बड़ा है, ठीक है। ए बड़ा आएगा, ठीक है, फिर सी आएगा, सही है, इस तरह से बढ़ गया। अब सारा चीज एक साथ चल रहा है, सारा चीज क्या है, 1 वर्ष बोला, ए जो है 1 वर्ष सी से छोटा है, ये हो जाएगा कितना, 21 साल का, ठीक है। सी उम्र में डी से बड़ा है, ये हो जाएगा, देखो लाइन से आएगा 20, अब 17 है तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। 17 18 19 20 21 और 22, समझ में आया, तो एक बना लिया, सारा चीज बन गया। अब सवाल क्या पूछा, तब देखते हैं, डी जो है 20 वर्ष का, ऐसा कुछ है नहीं, ये नहीं है, डी जो है डी 20 वर्ष का नहीं है। एफ जो है 18 वर्ष का है, एफ जो है 18 वर्ष, हाँ यही सही है, एफ जो है क्या है 18 वर्ष का है, ठीक है। एफ जो है 20 साल का भी नहीं, एफ जो है क्या है 18 साल का ही है, ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर सवाल, 59 नंबर सवाल दिया गया है, 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, 4 पैसा 1 रुपए में 100 पैसे, कितना परसेंट होगा भाई, 4%, सीधा सीधा बात है, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है वो है 24 21 18 के कितने पदों का योग 78 होगा,
हालांकि बहुत सरल सवाल है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। कितने पदे होगा? 28 होगा। ये देखो 24, ठीक है, 21 और 18, ये चार तीन संख्या तो वैसे ही दी है, और तीनों को मैं ऐड करूंगी, नंबर ही बहुत छोटा सा है। ठीक है, तीनों को मैं ऐड करके कितना हो जाएगा? 8 4 12 1 13, 3 कैरी 1, और ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, 53, अपने को 73। हालांकि देखो अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3 3 कम हो रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 3 कम हो रहा है, तो अगले भी 3 कम हो जाएगा। 3 का मतलब कि 15, 15 ऐड करने पर ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 8 5 13, 3 हो जाएगा 6, गड़बड़ के 2 2 4, अच्छा तो 6, ये 6 आ जाएगा 78। तो चार संख्या आ गया, गड़बड़ हो गया था 4, 78 आ गया, यानी कि चार संख्याओं का पद कितना हो जाएगा? चार एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको सवाल को बनाया जा सकता है। हालांकि फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। अब डायरेक्टली बना तो फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आप इसी से बना लो। ठीक है, तो जाएगा 60 नंबर सवाल। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 61। 61 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है? 6 स्थान है, पी क्यू आर एस टी और यू। ठीक है, तो आपको भी उससे वही बनाना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी और यू। ठीक है, कितने लोग? अब क्या क्या बोला गया? ऐतिहासिक स्थान, तो हम लिख लेते हैं एक ऐतिहासिक स्थान है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है? आपको बोला गया है कि हिल स्टेशन है, तो आप लिख लीजिए हिल स्टेशन है। ठीक है, ये हो गया हिल स्टेशन। और एस कोई धार्मिक प्लेस है, तो एक लिख लेते हैं कोई धार्मिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद है एक ऐतिहासिक स्थान। हाँ ठीक, इतना ही है। आप ध्यान से देखो, क्यू और टी क्या हो? ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो क्यू और ये टी क्या है? ऐतिहासिक स्थान है, तो क्रॉस कर देते हैं, यहाँ क्रॉस कर दिए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं पी और क्यू एक जैसे स्थान नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि पी और ये क्यू जो है एक जैसे स्थान नहीं है। पी जो है कोई हिल स्टेशन नहीं है, पी जो है क्या बोल रहा है? कोई हिल स्टेशन नहीं है, तो हिल स्टेशन में इसको काट दो कि पी जो है हिल स्टेशन नहीं आएगा। एस कोई धार्मिक प्लेस नहीं है, एस जो है कोई धार्मिक प्लेस नहीं है, तो इसको काट लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है पी और एस जो है ऐतिहासिक स्थान है, पी जो है ऐतिहासिक स्थान भी नहीं है, और इसके बाद बोला जा रहा है पी और उसके बाद एस ऐतिहासिक स्थान नहीं है, एस भी क्या है? ऐतिहासिक स्थान नहीं है। ठीक है, आपको पूछा कौन से दो स्थान जो है धार्मिक प्लेस है, कौन से दो प्लेस जो है धार्मिक प्लेस है? तो पी और क्यू तो एक साथ आएंगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। टी और यू, टी और यू, टी और यू धार्मिक प्लेस हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, धार्मिक प्लेस हो सकते हैं टी और यू। आर और एस, आर और एस तो नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्यू और यू, क्यू और यू ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बी और डी इस सवाल का आंसर आ रहा है। ठीक है, बी और डी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक आंसर क्या होना चाहिए? डिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें आ रहा है। हालांकि इसके द्वारा जो ऑप्शन लिया गया था अभी जो पीएससी के द्वारा, वो ऑप्शन बी लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी लिया गया है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन डिलेटेड होना चाहिए, इस पर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक क्वेश्चन, हालांकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 69 क्वेश्चन है, बस कुछ सवाल और बचे हैं। एक तांबे का छड़ है जिसका व्यास दिया गया 1 सेंटीमीटर और लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर लंबा और एक समान मोटाई का एक तार बनाया गया है, और तार की मोटाई क्या होगा आपको सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तार की मोटाई क्या होगा इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो दोनों ही क्या है? सिलेंडर है, दोनों ही क्या है? सिलेंडर। तार क्या होता है? सिलेंडर होता है। तो जिसका व्यास कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना दिया गया? तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और एक जो समान मोटाई का तार बनाएगा वो भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से पाई और पाई कैंसल, रेडियस इसका कितना दिया गया है? 0.5 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एच यानी कि हाइट कितना देगा? 18 दिया गया। और यहाँ पर एक समान मोटाई का निकालना है, यानी कि रेडियस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है? सॉरी, इसका 8 दिया गया है। ठीक है, इसका 8 दिया गया है, इसका 18 मीटर दिया गया है, इसका 18 मीटर, 18 मीटर में होता है 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आर की वैल्यू जो आता है, ठीक है, आर की जो वैल्यू आता है 1/30, कितना आता है? 1/30। ठीक है, 1/30, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या आएगा? 1/30। लेकिन ध्यान से समझो, हालांकि इसका आंसर ए बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरा आंसर जो लेना चाहिए वो 1/50 लेना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि तार की जो मोटाई है वो सिर्फ रेडियस पे नहीं रहता है, पूरे डायमीटर पे होता है। ये क्या होता है? रेडियस तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, लेकिन मोटाई क्या होगा? पूरा यहाँ तक होना चाहिए। एक्चुअल में मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, 62 का बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, 62 का बी आंसर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है,
देखो ध्यान से क्या पूछा गया। 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल में बोला गया है कि भाई एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू नीचे दिए गए परिवहन के विभिन्न मार्ग और साधन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई कहां से जा सकते हैं ये, आप नाव से भी जा सकते हैं, नौका विहार भी कर सकते हैं यहाँ से, और बस से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं कहां से, वाई तक अगर पहुंचना हो तो। वाई से अगर डब्ल्यू जाना है, ठीक है, वाई से अगर डब्ल्यू जाना है, ये डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू अगर जाना है तो आप क्या जाओगे, विमान से जा सकते हो, ठीक है, एरोप्लेन से जा सकते हो, ठीक है। वाई और जेड, और ये जो वाई और जेड, या जेड यहाँ बनाते हैं, तो वाई और जेड अगर जाना है तो आप विमान से भी जा सकते हो और बस से भी जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एक्स से डब्ल्यू जाना है तो अब केवल बस रहेगा, एक्स से अगर डब्ल्यू जाना है तो केवल और केवल क्या रहेगा, बस रहेगा। और अगर एक्स से जेड जाना है, एक्स से जेड जाना है, ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, रेल रहेगा, ठीक है। एक्स से जेड जाना है तो आपके पास रहेगा रेल। आपको जो सवाल में पूछा गया कि आपको जाना है वाई से डब्ल्यू, आप डायरेक्टली वाई से डब्ल्यू आप क्या जा सकते हो, विमान से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो, लेकिन आपको क्या पूछा गया, संभव कम से कम कितना चाहिए, 3 प्रणालियों का इस्तेमाल करना है, 3 प्रणालियों का इस्तेमाल करना है, मतलब बस, रेल, ट्रेन, ऐसा टाइप का आपको 3 चीजें करना है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, आप यहाँ से वाई से गए, आप डायरेक्टली इधर से जाओगे तो कोई भी 3 नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर से जाओ, वाई से आप चले जाओ जेड, तो आपको मिलेगा क्या, विमान और बस, 2 चीजें मिल जाएगा। अब जेड से चले जाएगा एक्स, तो आपको मिल गया रेल, ठीक है, 3 चीजें मिल गया। अब एक्स से चलेगा डब्ल्यू, तो 3 चीजें मिल गया, यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। वाई से जेड, जेड से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल नेक्स्ट है 64 नंबर, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा सी बाई डी, ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। हम दिख रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजों का सोल्यूशन दिया गया है, स्क्वायर में दिया गया, हम सी को इधर ले आएंगे, बी को इधर लेंगे, तो हो जाएगा ए बाई सी और बी बाई डी, हम सभी में स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। हम इसमें एकांतर अनुपात लगा लेते हैं, तो -1 -1, ठीक है। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर, इक्वल टू आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और डिवाइड बाय आ जाएगा डी का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाएगा सी का स्क्वायर डिवाइड बाय डी का स्क्वायर, सही है। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा। सी बाई डी अलग से तोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय सी बाई डी अलग से लिख सकते हैं। इस सी बाई डी की जगह हम अगेन क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं, इसकी जगह ए बाई बी लिख लेंगे, इसकी जगह ए बाई बी, तो फाइनल आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइड बाई बी डी, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। बार बार इस सवाल को घुमाया गया है ताकि आप बना ना पाओ, ठीक है, लेकिन सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल 65, ठीक है। 65 नंबर सवाल है, दो लड़के हैं जिसके एज में 20 ईयर का डिफरेंस है। 5 साल पहले बड़े लड़का और छोटे लड़का, इनका जो एज का दिया गया 5 गुना था, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगा आपको निकालना है। अगर एक छोटे लड़का मैंने एक्स माना है तो दूसरा कितना होगा 5x, लेकिन ध्यान में रखना है कि x और 5x कितना हो जाएगा, 5 साल पहले की बात है। अगर प्रेजेंट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ऐसा करने पर इन दोनों का डिफरेंस आपको सवाल में दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 साल का डिफरेंस है, ठीक है, दिया है 20 साल का डिफरेंस है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा, 5x में से 1x घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 4x, और ये तो 5 और 5 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 के रखेंगे x, 5x माना था, x माना था, ठीक है, x के लिए तो 5 आ गया, ठीक है, तो एक तो आ गया 5 साल का, दूसरा आ गया 5 5 25 साल का, लेकिन ये कितना है 5 साल पहले की बात है, हमको देखना है प्रेजेंट का एज, तो क्या करना पड़ेगा, आप गलती से भी बी ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, ठीक है। 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 का, और ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आया समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये है आपके पाई चार्ट का सवाल, ठीक है। बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट एक स्कूल प्रबंधन द्वारा एक वर्ष के विभिन्न खेलों को प्रदर्शित करता है, उसके व्यय में कितना कितना खर्चा करता है। वो फुटबॉल पर दे दिया गया है कि 9,000 है, ये फुटबॉल का कितना है 9,000। अगर हम ध्यान से देखें तो फुटबॉल है 45 डिग्री का, यानी कि हमको दे दिया गया है 45 डिग्री की वैल्यू, आपको सवाल में दे दिया गया है कितना, 45 डिग्री की वैल्यू दे दिया गया है आपको 9,000, ठीक है 9,000। हम अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 यानी कि 200, ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू कितना है 200,
तो 100 डिग्री की सॉरी 360 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा कि पूरा एंगल जो होगा, एक पूरा राउंड मारने में कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो पूरा खर्चा कितना करेगा 360 के बराबर। तो 36 दूनी 72,000 रुपए खर्च करता है अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये हम अपने से निकाल के रखे हैं, अब जो चाहिए रहेगा उसको सवाल के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल आपको जो पहला सवाल पूछा गया है वो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय करता है। हॉकी पर फुटबॉल से, हॉकी है 100, ठीक है, और फुटबॉल पर कितना है 45। हॉकी पर है 100, फुटबॉल पर 45, कितना ज्यादा होगा 100 माइनस 45 यानी कि 55 डिग्री ज्यादा होगा। ठीक है, हमको 1 डिग्री की वैल्यू 200 है। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू 200 है, 55 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, बहुत सरल से 1 डिग्री की वैल्यू 200 है तो 55 मल्टीप्लाई करो ना, 55 गुना कितना हो जाएगा 110, 110 यानी कि कितना हो जाएगा 11,000। ये तो बहुत सरल सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल जो पूछा गया है वो सभी खेलों पर हुआ कुल व्यय कितना, हमने पहले से निकाला 360 डिग्री वैल्यू, फायदा हो गया पहले से निकाल लिया, तो 72,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है 68 नंबर सवाल, क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ ये निकालना है। क्रिकेट पर तो देख लेते हैं क्रिकेट पर डिग्री कितना खर्चा हुआ है। क्रिकेट पर डिग्री हुआ है, क्रिकेट पर डिग्री हुआ है 160, हमको 160 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 200 है तो 16 दूनी 32,000 होना। ठीक है, कितना हो जाएगा 32,000, क्रिकेट पर हो जाएगा 32,000। ठीक है, क्रिकेट पर हो जाएगा 32,000, ये आंसर हो जाएगा 32,000। तो आंसर कितना है इसका 32,000, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है 69 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट सवाल, ठीक है, इसको भी हम लोग टेबल से ही बनाएंगे। देखो टेबल के कम से कम 3 से 4 सवाल देखने को मिल गया। ठीक है, टेबल से 5 लोग हैं के एल एम, ठीक है, और कितना है आर और के, तो लिख लेते हैं 5 लोग हैं के एल एम एन और आर। ठीक है, अब क्या क्या है ये लोग, सबसे पहले महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है। ठीक है, ये हो जाएगा एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस है। अगला उसके बाद क्या है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो हो गया ऑनेस्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मेहनती है। ठीक है, क्या है नहीं सॉरी बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो हो गया इंटेलिजेंट का। ठीक है, इंटेलिजेंट का हो गया। फिर मेहनती भी है, हार्ड वर्क भी करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क भी करते हैं लोग। ठीक है ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाँ हो गया। अब देखते हैं के एल एम, ठीक है, 3 लोग बड़ा के एल एम महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, तो के एल और ये एम। ठीक है, एम एन आर जो है क्या है ईमानदार है, एम एन और आर ये जो है ईमानदार है। एल एम और एन जो है इंटेलिजेंट है। कौन कौन, एल फिर हो गया एम और फिर हो गया एन, ये क्या है इंटेलिजेंट है। के एन और आर, के एन और आर, ठीक है, के, ठीक है, एन और ये हो गया आर। ठीक है, ये क्या है हार्ड वर्कर। ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया, ना तो मेहनती होना चाहिए और ना ही महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ना तो मेहनती हो हार्ड वर्कर हो और ना ही क्या होना चाहिए महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस हो, ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही कौन नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है मेहनती नहीं होना चाहिए और महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी कौन नहीं है, एन और आर। ठीक है, एन और आर यही दोनों नहीं है, लेकिन जो हार्ड वर्कर तो है, तो इनमें से कोई नहीं, सवाल का समूह में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए, इनमें से कोई आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए 69 का। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, हाँ इधर से तो हिंदी का सवाल चालू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा सवाल रहा, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के टोटल सवाल। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के जो सीधी पीएससी में 9 फरवरी को आया हुआ सवाल था, उस टोटल हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, 69 सवाल थे। ठीक है, सीजीपीएससी ने भी आपको मॉडल आंसर जारी कर दिया है। कमेंट करिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक, कितना नंबर आ रहा है, इसके हिसाब से हम लोग कटअप को और बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला इन्फॉर्मेशन के साथ।